नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। कल जैसे ही सीएए लागू हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर एक ट्वीट आया, एक बयान आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इस बयान में क्या लिखा हुआ था, थोड़ा सा बड़ा करके इसको देखते हैं। इस पर लिखा हुआ था कि जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर पूरी की अपनी गारंटी। इसका आशय ये था कि साहब मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, लेकिन मोदी जी ऐसा भी बहुत कुछ करते हैं जो एक्चुअल में कहते नहीं हैं। हमने और आपने कुछ ही समय पहले ये देखा था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया। और ये जो एक ट्रेंड है कि अप्रत्याशित फैसले लेना, वो समय समय पर लोगों को चौंकाते रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं को भी चौंकाते हैं। लेकिन जो भी बदलाव होते हैं, उसके पीछे एक सोची विचारी रणनीति भी होती है, राजनीति भी होती है और एक दूरदृष्टि भी होती है। और ये मैंने 3 बातें आपको क्यों कही हैं, ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताने और समझाने वाला हूँ। हालाँकि आप खुद ही चीज़ों को समझते हैं और विचार करते हैं और बाद में मन ही मन कहते हैं कि मोदी जी जो फैसले ले रहे हैं, फैसला तो ठीक ही है। अब एक और चौंकाने वाले फैसले की बारी थी। हरियाणा में अचानक मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो गया। नायब सिंह सैनी तो विधानसभा के सदस्य भी नहीं हैं, वो तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से सदस्य हैं और ओबीसी से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और पिछले 9.5 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। ऐसे में अचानक उनको हटाना और ओबीसी समुदाय से नायब सिंह सैनी को लेकर के आना और केवल मनोहर लाल खट्टर को हटाया हो और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया हो, इतना भर भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने चीफ मिनिस्टर थे दुष्यंत चौटाला, उनसे भी मुक्ति पा ली है। और 1-2 दिन पहले ही चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, उनसे भी छुटकारा पा लिया है। उनके जो बेटे थे, जो आईएएस की नौकरी छोड़ कर के आए थे, वीआरएस लेकर के आए थे और हिसार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते, उनसे भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छुटकारा पा लिया है। और ये छुटकारा क्यों पाया है, ये भी आज इस कार्यक्रम में ज़रूर बात करेंगे। हमें अतीत की कुछ घटनाओं की तरफ लौटना पड़ेगा। जैसे एक जाटों को आरक्षण दीजिए, इसको लेकर के लंबा आंदोलन चला और वो केवल आंदोलन नहीं था, उसके पीछे भी एक सोची विचारी एक बहुत बड़ी राजनीति थी और साजिश थी। और उसमें जिस तरह की हिंसा हुई थी, जिस तरीके से टारगेटेड हिंसा हुई थी और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी निशाना बनाया गया था, जिनमें कैप्टन अभिमन्यु भी थे। उनके घर को भी आग लगाई गई, उनके संस्थानों में भी आगजनी की गई। इसके अलावा भी कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया गया था और उसके पीछे की साजिश कितनी बड़ी थी,
वो बाद में लोगों की समझ में आया और उस साजिश के पीछे कौन से तत्व थे, कौन से दिमाग थे, ये भी बाद में समझ में आ गया। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरे नेता थे, उनकी जो खामोशी थी, वो बहुत कुछ कह रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से बाद के घटनाक्रम हुए, जैसे ये 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ, तथाकथित किसान आंदोलन कहता हूं मैं उसको। वो आंदोलन के पीछे कौन-कौन लोग थे और उस आंदोलन को कौन जाकर के समर्थन दे रहे थे, जरा याद करिए। यही चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनको मोदी सरकार ने राज्यसभा में भी भेजा, केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल किया, महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया, जिम्मेदारियां दी। वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि ये किसान आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ ही डिजाइन किया गया था। इसके बाद जब ये खिलाड़ी प्रायोजित तरीके से जंतर मंतर पर धरने पर बैठाए गए, ब्रजभूषण शरण सिंह जरूर निशाने पर थे, एक्चुअल में निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। और तब भी चौधरी बीरेंद्र सिंह इन खिलाड़ियों के बीच में पहुंच गए थे। और ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह को जितना भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया और जो सोच करके सम्मान दिया था, वैसा वो रिटर्न नहीं दे सके। और एक मंत्री के तौर पर भी वो जो मोदी सरकार का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका है, उसमें कहीं फिट नहीं बैठ रहे थे, कामकाज भी नहीं कर रहे थे और रिजल्ट भी नहीं दे रहे थे। और जब 2019 के लोकसभा चुनाव की बात आई, क्योंकि वीरेंद्र सिंह तो काफी पहले आ गए थे, उनकी पत्नी काफी पहले आ गई थी, 2014 के बाद ही आ गए थे ये लोग। तो 2019 में अपने बेटे के लिए हिसार से टिकट मांगने लगे। इनके बेटे 2019 में आए थे। मैं पहले कह गया कि वीरेंद्र सिंह आए थे, विजेंद्र सिंह जो इनके बेटे थे वो आए थे। चलिए, उनको टिकट भी मिल गया, लेकिन इनको कहा गया कि आपको राज्यसभा से भी रिजाइन करना पड़ेगा, केंद्रीय कैबिनेट से भी बाहर जाना पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट से बाहर चले भी गए। उसके बाद राज्यसभा छोड़ने में इनको पसीने आने लगे, वो भी इनको छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद से लगातार मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी बोल रहे थे। जहां इनको मौके लग रहे थे, ये मोदी सरकार को भी असहज करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि मैं कहूंगा कि बेशर्मी कर रहे थे। इन तथाकथित आंदोलन जीवियों के बीच पहुंच जाना, वहां जाकर के उनको सपोर्ट करना, ये सब क्या था? भाई, या तो आप भारतीय जनता पार्टी में रहिए या मत रहिए, आप बाहर जाइए। और अल्टीमेटली ये हुआ, क्योंकि इनको अब दिख रहा था कि हिसार से इस बार उनके बेटे को भी टिकट मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कर्म ही आपने ऐसे कर रखे थे और आप भारतीय जनता पार्टी से लाभ तो ले रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे अपनी तथाकथित जाट राजनीति के चलते। और 2014 हो, यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों, या 2019 हो, चारों चुनाव में हरियाणा के जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। अगर वोट दिए हुए होते तो कैप्टन अभिमन्यु भी जीतते, ओम प्रकाश धनखड़ भी जीतते, और जो दूसरे कैंडिडेट हारे थे वो भी नहीं हारते। तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का जो फैसला था 2014 का, यानी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने का, और उसके चलते, भाई जाट कितने हैं हरियाणा में? कोई कहता है कि 20% है, कोई कहता है कि नहीं 22 है, 24% है। चलो, हम मान लेते हैं 22% है, लेकिन 78% तो गैर जाट हैं। तो गैर जाट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो आप क्या जिलों में आग लगा देंगे जाट आरक्षण के नाम पर, और आग लगवा देंगे, टारगेटेड हिंसा करवाएंगे, ऐसी ऐसी दुकानों संस्थानों को निशाना बनाएंगे जो
गैर जाटों की हैं या दूसरे लोगों की हैं, तो ये हरियाणा में हुआ था। और जिस तरीके से टीकरी बॉर्डर पर ये हरियाणा की खाप पंचायतों के चौधरी आकर के बैठ गए थे हुक्का लेकर के उस 13 महीने के आंदोलन में, और जिस तरह का विश्वमन किया गया, जिस तरह की धमकियां दी गई कि हरियाणा के मंत्री और फलाने और ढिमकाने तो गांव में नहीं घुस सकते, हम इनका इलाज बांध देंगे, हमने तो ये कर दिया था, हमने तो वो कर दिया था, हम तो मोदी का भी बैंड बजा देंगे, इस तरह की जबान जो है वो बोली गई। तो इसके चलते ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो गई कि भाई आप जो नॉन जाट पॉलिटिक्स है उसको आगे करिए और जाटों की तरफ उनका मुंह मत ताकिए, उनके भरोसे मत रहिए। और यही वजह है जब मुख्यमंत्री बदला गया। अब मुख्यमंत्री क्यों बदला गया है, इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें एक बड़ा कारण ये भी है कि चूंकि 9.5 साल से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री चले आ रहे थे, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर किसी के खिलाफ हो जाता है, आमतौर पर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो एक नियम है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध से ठीक पहले सेनापति नहीं बदला जाता है, लेकिन यहां ये जो नियम है इसको भी तोड़ा गया। तो इसकी वजह यह है कि जो फीडबैक था वो मोदी और शाह के पास मनोहर लाल खट्टर को लेकर के कोई ठीक नहीं था, इसलिए उनको यानी सेनापति को बदल दिया गया। और वहां पर अब नायब सैनी जो ओबीसी से हैं उनको लेकर के आया गया है। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कई तरह के आरोप और कई तरह की खबरें आ रही थी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के पास। और इसके अलावा अगर हम ये कहें कि दुष्यंत चौटाला को बड़ी भारी गलतफहमी थी, तो ये भी गलत नहीं होगा। उनका जो तौर तरीका था एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हालांकि उनके अपने घर में भी आग लगी हुई है, बड़े घर की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े घर में तो ऑलरेडी पहले से ही आग लगी हुई है, वरना ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला आईएनएलडी और इनको जननायक जनता पार्टी गठित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल लिए बैठे हैं, अजय चौटाला और उनके बेटों ने जननायक जनता पार्टी बना ली थी और दोनों का ही नुकसान हुआ। हालांकि अजय चौटाला की इस पार्टी को कम से कम 10 विधानसभा की सीटें तो मिल गई थी, जिसके बेस पर दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। पर आईएनएलडी को तो बस वो एक सीट मिल पाई, एलनाबाद वाली, जहां से अभय चौटाला जीते थे। इसके अलावा पूरे हरियाणा में उनका सुपड़ा ही साफ हो गया। दुष्यंत चौटाला को गलतफहमी थी कि साहब मैं लोकसभा चुनाव में बार्गेनिंग कर सकता हूं भारतीय जनता पार्टी से। एक दिन पहले ही उनकी जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हुई, करीब 45 मिनट तक उनकी बातचीत चली और उन्होंने जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है, जो जिस पर अजय चौटाला लड़ते थे किसी जमाने में, और हिसार वाली सीट, इन दोनों पर दावेदारी कर दी कि साहब ये 2 सीटें हमें दीजिए। अब आपको ध्यान होगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती थी हरियाणा की। अब अगर वो 10 की 10 सीटें जीते हुए हैं, तो भाई 2 सीटें आपको क्यों दे दें और अपनी जीती हुई सीटें क्यों दे दें? तो ये अपने आप में जो है वो हजम होने वाली बात नहीं थी। इसलिए ये फैसला हुआ कि साहब ये जो जाट पॉलिटिक्स है, एक तो इसमें दरार डाल दी जाए। चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बेटे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से विदा हो गए। अब दुष्यंत चौटाला भी विदा हो गए। दुष्यंत चौटाला हो सकता है हिसार से या तो खुद लड़े या अपने किसी कैंडिडेट को लड़ाएं। इसी तरीके से जो वीरेंद्र सिंह हैं, अगर वो 2019 के रिजल्ट के हिसाब से हिसार सीट से अपने बेटे को फिर से उतारते हैं, तो जाहिर है वहां जाट वोट जो है वो बढ़ जाएंगे। वहां से भी नहीं अगर उतारते हैं और सोनीपत जैसी चर्चा चल रही है कि सोनीपत से उतारेंगे, तो वहां भी जाट वोट बटेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी अपना जो है हिसार में भी किसी को लेकर के आएगी
और अगर हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के लड़े तो सोनीपत से भी कांग्रेस किसी जाट को लेकर के आएगी। मतलब जाट वोटों में विभाजन होना तय है जेजेपी, आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में। इसका फायदा किसे मिलेगा? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात ये कि साहब एक पंजाबी समुदाय के मुख्यमंत्री को अगर हटाया गया है, तो जो एक पारंपरिक सी सोच होती है और राजनीति होती है, उसके हिसाब से तो किसी पंजाबी को ही ले आना चाहिए था मुख्यमंत्री बना करने के लिए। अनिल विज की दावेदारी हो सकती थी और अनिल विज को अपने बारे में थोड़ी-सी खुशफ़हमी या गलतफ़हमी है भी। लेकिन जब विधायक दल की बैठक में नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव आया, तो अनिल विज भी चौंके और उसके बाद इतने नाराज़ हुए कि बैठक छोड़ कर के निकल लिए और एक किसी निजी गाड़ी में बैठ कर के चले गए। यानी मंत्री पद भी एक तरीके से छोड़ दिया। ये संकेत और संदेश ऊपर तक देने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो पंजाबी समुदाय इस समय हरियाणा का है, वो 2014 में भी, दोनों चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, 2019 के भी दोनों लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मैक्सिमम था। जहां-जहां टैक्टिकली कांग्रेस पार्टी ने पंजाबियों को टिकट दिए, वहां पर जरूर थोड़ा बंटवारा हुआ, लेकिन आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। अब जो बड़े परिदृश्य को हम देखें, एक ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को, और जिसमें असीम संभावनाएं हैं नेतृत्व के प्रश्न पर और आगे की संभावनाओं के अगर दृष्टिगत हम देखें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ये एक ऐड हो जाएगा, एक और बड़ा ओबीसी का तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा इसकी वजह से। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उनके साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलग-अलग कास्ट को संतुलित और संतुलन साधने के लिए बनाए जाते हैं, या केवल इनको बना करके मंत्रिमंडल में उन कास्ट को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब आते हैं अंतिम पॉइंट पर। आप जरा ध्यान से देखिए। मनोहर लाल खट्टर की उम्र क्या थी? क्या है? 68 साल। नायब सिंह सैनी की उम्र क्या है? 54 साल। यानी अपेक्षाकृत मनोहर लाल खट्टर एक युवा को कमान सौंपी है हरियाणा की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, उनकी जगह मोहन यादव को लाया गया। शिवराज चौहान की उम्र थी 63 साल और मोहन यादव की उनसे 4 साल कम 59 साल है। वसुंधरा राजे की उम्र राजस्थान में थी जब हटाई गई या मुख्यमंत्री नहीं बनाई गई, 71 साल, और जो उनकी जगह लाए गए हैं उनकी उम्र है 58 साल। इसी तरीके से डॉक्टर रमन सिंह जो दावेदार थे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के, वो इस समय 72 साल के हैं और जो उनकी जगह लाए गए हैं विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से, उनकी उम्र है 60 साल। एक बात और, राजस्थान में एक सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उनके नीचे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलग-अलग जातियों को प्रतिनिधित्व दिए दे करके लाए जाते हैं। इसी तरीके से विष्णुदेव साय आदिवासी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उनके नीचे 2 अलग-अलग जातियों के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। मोहन यादव पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं और उनके नीचे भी 2 अलग-अलग जातियों के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। यानी आप जातीय संतुलन भी साध रहे हैं, क्षेत्रों को भी साध रहे हैं, इसके अलावा आप उम्र भी घटा रहे हैं नेतृत्व की, जो और उत्साह के साथ काम करें। तो अगर हम ब्रॉड वे में देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, वो बहुत व्यापक है। दूसरे जो पुराने चेहरे हैं,
या जो ऑलरेडी सेवाएँ दे चुके हैं, उनको लेकर के अगर जनता में कहीं कोई थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है या एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो नया नेतृत्व देकर के वो भाव भी एक तरीके से वो ख़त्म करते जा रहे हैं। हरियाणा में ये कहा जा रहा था कि साहब सोनीपत और रोहतक की सीटें इस बार कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन ये जो नया दांव चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसके बाद कांग्रेस भी अब मुश्किलों में होगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत सकती है। रोहतक वाली पर मैं अभी भी कहता हूं कि रोहतक वाली हो सकता है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा को ही इस बार मैदान में उतारा गया, जो इस समय राज्यसभा में है, तो रोहतक वाली सीट ज़रूर जीत सकती है कांग्रेस, पर बाकी की जो 9 सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की ही प्रबल संभावनाएँ फिर से बन गई हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।